अमेरिका में बहुत समय हो गया होगा। आदरणीय डॉक्टर वीणा विज उदित वहाँ प्रतीक्षारत हैं। हम सीधे उनके कथा संग्रह की ओर, लघु कथा संग्रह की ओर चलते हैं। आज की समीक्षा में समाहित है रॉन्ग नंबर। डॉक्टर वीणा विज उदित एक प्रख्यात साहित्यिक हस्ताक्षर हैं। आपने अनेक कृतियों का सृजन किया है। हिंदी, पंजाबी, अनेक भाषाओं में आपकी बड़ी दक्षता है। गलतीशीला आपकी कृति, कहानी कृति पुरस्कृत भी है। विद्यावाचस्पति से आप सम्मानित हैं। सन्नाटों के पहरेदार कदम, जिंदगी के दरीचों से झांकती धूप, दिल की भाषी, काव्य संग्रह इत्यादि आप आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आवाज कहीं चली गई है। और ये भूले बिसरे संस्मरण है। तो सबसे पहले हम मीन केतन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मीन केतन जी, आवाज बंद हो गई है। आप शुरू कर सकते हैं डॉक्टर वीणा विज। जी, धन्यवाद। और संवाद, चिंतन और सृजन के मंच को नमस्कार करती हूँ। और विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ भारत तथा देवम फाउंडेशन बुल्गारिया यूरोप के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम के लिए जो हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे पुस्तक विमोचन भी हुआ है, तो उसके लिए मीन कीर्तन जी को बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्य अतिथि द्वय डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर केशरी लाल वर्मा जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो डॉक्टर मीन कीर्तन प्रधान संस्थापक और आयोजक विश्व हिंदी अधिष्ठान के, और डॉक्टर मोना कौशिक नीदरलैंड की संस्थापक देवम फाउंडेशन बुल्गारिया, श्री मनीष पांडे नीदरलैंड के, और डॉक्टर बेटियार सिंह साहू और प्रोफेसर सौरभ सराफ को सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस भव्य आयोजन के हेतु। और मेरी लघु कथा पुस्तक रॉन्ग नंबर, जो इस वर्ष इंडिया नेट बुक से डॉक्टर संजीव कुमार के अधीन प्रकाशित हुई है, उसको लिखने के उद्देश्य के विषय में बात करती हूँ। बात क्योंकि समय की गरिमा बनाए रखनी है तो ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि रॉन्ग नंबर पुस्तक लिखने का उद्देश्य तो मेरा यही था कि समाज का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करूं। आज से 50 वर्ष पूर्व का समाज किन मूल्यों और मान्यताओं को लेकर चलता था, जबकि वर्तमान आपके समक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी कि ये लघु कथाएं 50 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे डायरी के पन्नों पर उतरती रहीं और इसी वर्ष इन्होंने पुस्तक का जामा पहना है। अब कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये नाम रॉन्ग नंबर क्यों है, तो समाज का आईना इस लघु कथा के द्वारा आपको दिखाती हूँ। तो वो लघु कथा का मैं वाचन करती हूँ, जैसा कि मुझे कहा था थोड़ा रोचकता प्रदान करूं। रॉन्ग नंबर। हेलो, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। इंटरनेट पर आपके होटल का ब्लॉग देखा, अच्छा लगा। क्या 20 जुलाई से 23 जुलाई तक की बुकिंग मिल जाएगी एक कमरे की? और आप
जी, मैं यहाँ का ओनर देव बोल रहा हूँ कश्मीर से। आप कितने लोग हैं? देव 50-55 की उम्र के थे, लेकिन आवाज में जवानी का बहुत दमखम था। आई एम ऑल अलोन, चलेगा ना? यस मैडम, यह एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर कुछ एडवांस जमा कर दीजिए हमारे अकाउंट में। ओह देव साहब, मैं स्वयं पहुंचकर पेमेंट कर दूंगी, आप कोई चिंता ना करें। अगले दिन, हेलो देव, मैं कश्मीर घूमने आ रही हूँ, होप यू विल गाइड मी। वह देव साहब से देव पर आ गई थी। वह देव साहब से अब देव पर आ गई थी। श्योर मैडम, आई विल बी एट योर सर्विस। अब 3 दिन बाद, हेलो हेलो देव, मैं कल मुंबई से चल रही हूँ, जम्मू पहुंचकर तुम्हें कांटेक्ट करूंगी, फिर जैसे तुम कहोगे। वह आपसे तुम पर आ गई थी। देव को ये मुंबई की लड़की बहुत फास्ट लगी, लेकिन कस्टमर तो कस्टमर ही होता है। ऑलवेज वेलकम, लुकिंग फॉरवर्ड, ऑल द बेस्ट मैम, उसने भी कह दिया। अब आ गई 20 जुलाई, जिस दिन की बुकिंग थी। हेलो देव, मैं जम्मू पहुंच गई हूँ, क्या टैक्सी ले लूं? बाय नून आई विल बी विथ यू। हाँ, आप सीधे पहलगाम की टैक्सी ले लीजिए जम्मू से। आज खन्ना बल से फोन, हेलो हेलो देव, मैं तुमसे 1 घंटे की दूरी पर हूँ, से यू सून। इस बम्बई अकेली लड़की की बेताबी देखकर देव कुछ परेशान से हो गए थे। पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। एक टैक्सी होटल के गेट के भीतर दाखिल हुई तो अटेंडेंट ने आकर वेलकम किया। तभी देव साहब भी बाहर आ गए। वह आगे बढ़कर कस्टमर का स्वागत करने हेतु बोले, वेलकम मैम। इस पर टैक्सी के भीतर से ही वह बोली, देव कहाँ हैं? देव साहब बोले, जी आपके सामने हूं मैं। वो देव की उम्र देखते हुए उसकी ओर देखकर सकपकाते हुए, जैसे उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया हो, वह ठंडी आवाज में बोली, क्या मैं सारे रास्ते आपसे बातें कर रही थी? जी हाँ मैडम। ड्राइवर से, सुनो, मुझे दूसरे होटल ले चलो। ये रॉन्ग नंबर लग गया है, ये रॉन्ग नंबर लग गया है। सो ये है रॉन्ग नंबर पुस्तक का टाइटल। तो थोड़ी रोचकता आपके लिए उसमें आ गई। तो वो इसलिए मैंने इसका नाम, आज की जमाने की हवा को चलते देखकर इसका नाम रॉन्ग नंबर ही रखा। तो ये लघु कथाएं जो हैं, जिंदगी से रूबरू करवाती हैं। संवेदनाओं को सरलता और सहजता से व्यक्त करने का प्रयास किया है मैंने इनमें। मानवीय और मानवीय संबंधों और सामाजिक विषमताओं और मौलिक मूल्यों पर गहरी चोट की गई है इसमें, जिनमें समाज के ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं, जैसे गरीबी के कारण कोख का सौदा, बिकाऊ कोख, कि ये कोख बेच दो, अगर लड़का हुआ तो 2.5 लाख दूंगा, अगर लड़की हुई तो 2.5 लाख 1.5 लाख। सो ऐसे सौदे गरीबी के कारण होते हैं, जिससे जो बाकी बच्चे हैं उनको रोटी पानी मिल जाए, कपड़े मिल जाए। तो ये इसमें इसका भी किया गया है विवरण। फिर नौकर के समक्ष बेटी को संकट आने पर आश्रय देना, धन्य वो मालिक, एक लोक कथा है। मतलब मानवता का पाठ पढ़ाया गया है कि मानवता को साथ लेके ही चलना है हमने। फिर रिश्ते, माँ कहती है कि बेटा तू भाई भाभी के पास जा रहा है पढ़ने, तो रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं, अगर गठान पड़ जाए तो टूट जाते हैं। तो वो कहता है, माँ मैं तो रिश्तों में गठान डालकर घर आ गया। तो ये दिखाते हैं हमें कि हमारे भारतीय संस्कार की दुहाई है, दुहाई देता है ये लघु कथा का पाठन, कि आप रिश्तों को संभाल के रखिए,
अभी आपने रिश्ते पे कविताएं सुनी, तो वही रिश्ते की दुहाई दे रही है ये लघु कथा भी, कि रिश्ते कच्चे धागे से होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के है आत्मा का अस्तित्व मरकर भी होता है। हम यही मानकर चलते हैं कि आत्मा आसपास मंडराती रहती है, लेकिन यहाँ अंग्रेज लोग ऐसा नहीं मानते हैं। उन्हें दूसरे जन्म में विश्वास नहीं होता है, किंतु फिर आता है तो वो कहता है उसका पति कि अरे हमारे 1100 रुपए बर्बाद हो गए। अरे उसको ये मूल्य रह गया कि उसको ये नहीं समझ में आया कि ये मूल्य बच्चा उन दिन का चला गया है, उस माँ की कोख सूनी हो गई है। तो इस तरह का एक व्यंग जो है वो आप महसूस कर सकें, ऐसी लघु कथाएं हैं। और मेरे विचार में लघु कथा अपने संक्षिप्त कलेवर में एक संदेश लिए चलती है कि लघु कथाओं में रस, कौतूहल, व्यंग और उत्सुकता जो है वो जैसे तत्व निहित होते हैं। हाँ, सबसे प्रमुख ध्यान देने योग्य बात है, लघु कथा एक ही शब्द है। लोग लघु के ऊपर अलग लाइन खींचते हैं, कथा के ऊपर अलग, लेकिन लघु कथा एक ही शब्द है। इन्हें अलग अलग नहीं लिखा जा सकता है। तो लघु कथा के मूर्धन्य विद्वानों के अनुरूप मैंने भी इसे एक परिपक्व साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है कि एक साहित्यिक विधा है, कोई यूं ही नहीं लिखी जाती है। लेखन में सांकेतिकता और मार्मिकता का प्रयोग करने का भरसक प्रयत्न किया है, जो लघु कथा के आवश्यक लक्षण है। ये कथाएं पाठक के हृदय पर सीधी चोट करती। मेरा विचार है, मेरे लघु कथा में निर्णयात्मक अंत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक विशेष मोड़ पर आकर छोड़ देना चाहिए। यह शैली पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। पाठक अंत स्वयं निर्धारित करता है और निश्चित करता है और रसास्वादन करता है उसका, कि उसमें उसको कौन से रस की प्राप्ति हुई इस लघु कथा को पढ़ने के बाद। क्योंकि मैंने कहा ना कि लघु कथा हमेशा एक कुछ लेकर चलती है, या व्यंग या रस को या कौतूहलता को या उत्सुकता को, कुछ भी लेकर चलती है। मेरी कामना है कि ये लघु कथाएं लोक कथाएं बन जाएं, जो देखन में छोटी लगे, भाव करे गंभीर की उक्ति को चरितार्थ करें। लघु कथा विषम भाव कुछ ऐसी है। एक छोटी सी लघु कथा है कि एक जगह पर बाजरा डालते हैं तो पंछी आते हैं उसको खाने, और अब ये जमाना आ गया है कि कबूतर आते हैं, वो चिड़ियों को नहीं आने देते हैं, बल्कि जब वो चले जाते हैं तो चिड़िया डरती हैं कि कहीं हमें वो चोंच ना मारे। तो इसमें इसको बहुत सराहा गया है। यहाँ एक ही छत पर कबूतर और चिड़िया इकट्ठे खा नहीं पाते। और छिपकले, कि हमारे छिपकलियां जैसे दीवार पर सब कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं, छोटे छोटे पतंगों को बारिशों में, इसी तरह से हमारे राजनीतिक नेता वगैरह जो हैं कि समाज से वोट मांगते हैं पर उनका कोई ध्यान नहीं धरते हैं। और उसी को 4 लाइनों में करा है कि वो बेटा पापा से पूछता है कि ये ऐसे क्यों करते हैं, तो पापा कहते बेटे ऐसे छिपकले हमारे समाज में भी हैं, ये छिपकलियां नहीं, ये छिपकले हैं। तो कहता है गली में शोर क्यों है? कहता है पापा गली में छिपकले आए हैं, मतलब वोट मांगने वाले आए हैं। तो पापा खुश होते हैं। तो ये बहुत करारा व्यंग आता है, जिसको बोला नहीं गया है उसमें समझा गया है। तो छिपकले और विषम भाव ये दोनों राजनीति पर कटाक्ष हैं। यहाँ विचार भारी और भाव कम होने पर भी असरदार है। एक और बात है, रामेश्वर कंबोज जी माने हुए हैं इसके विषय में, लघु कथा के मामले में जिनके हिमायती थे। तो वो कहते थे कि देशज शब्द होने चाहिए, तो मैं भी देशज शब्दों का होना मानती हूँ। मतलब कि हमारा जो है समाज है, इसमें हमारी अपनी भाषा भी होनी चाहिए, उसमें जो हम बोलते हैं वो आना चाहिए। जैसे कि
बलराम अग्रवाल जी ने भी कहा है, अशोक भाटिया जी ने भी कहा है कि ये चलना चाहिए इसके साथ ऐसे कि जैसे नहले पर दहला एक छोटी सी लघु कथा है कि मंदिर में जाए के ई क्या कर्म किए हैं बाबू। वो चप्पल उठा लाए थे, किसी की नई चप्पल मंदिर के बाहर से। तो बहू कहती है कि मंदिर में जाए के ये क्या कर्म किए हैं बाबू, ये तो पाप कर्म हुई गवाह, ये तो पाप कर्म हुई गवाह, मंदिर जाने की सारी कमाई तो गवा दिए है बाबू, ई कर्म करके क्षमा करना देवी माँ क्षमा करना। तो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम देशी शब्दों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जो शब्द बच्चे उपयोग में लाते हैं वो ही शब्द वो बोलना शुरू कर देते हैं और वही अंत तक चलते जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि उत्कृष्ट साहित्य ही उत्कृष्ट संस्कृति का वाहक हुआ करता है। उत्कृष्ट साहित्य ही उत्कृष्ट संस्कृति का वाहक हुआ करता है। इसका पैमाना इसकी सर्वग्रहता ही है, इसका पैमाना इसकी सर्वग्रहता ही है। लघु कथा में हर भाव कहने की क्षमता होनी चाहिए, यही इसकी सफलता और लोकप्रियता का रहस्य है। एक बात और कहना चाहती हूँ कि संवादात्मक, जिसमें संवाद हो, कि संवादात्मक लघु कथा का भी अपना महत्व है। असल में इसके पाठक का मानसिक स्तर आम पाठक से ऊंचा होता है। आम कोई हम बात करते हैं तो उसको समझना नहीं पड़ता, जबकि लघु कथा को समझ के आपको उसका निर्णय सोचना पड़ता है और कोई रस की उत्पत्ति होती है वो आपको देखना होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक स्तर जुड़ा होता है। इस मनोवैज्ञानिक स्तर जुड़ा होने से लघु कथा में कहानी के तत्व नहीं होते, वरन कथानक के पीछे छिपे ये शिल्प का मंच है। कथानक के पीछे छिपे ये शिल्प का एक मंच है। जो लघु कथा संवाद से आरंभ होती है उसमें रुचि बनती है। जहां संवाद आरंभ हुआ वहां रुचि बननी आरंभ हो गई, तो आपको पढ़ने का आनंद आता है। तो लघु कथा में संवाद से आरंभ होती है तो उसमें रुचि बनती है। असल में ये संकेत की विद्या है। इसमें काव्यात्मक गद्य हो तो क्या कहने, तो क्या कहने, अर्थात कथाकार ही नहीं पात्रों को भी बोलने देना चाहिए। कथाकार लिखता ही जाएगा तो पात्रों की संवादात्मकता नहीं होगी तो वो आनंद नहीं आएगा। तो पात्रों को भी बोलने देना चाहिए। संवाद शैली में चरित्र भी बोले, जो जिन चरित्रों से बातचीत हो रही है, लघु कथा बन रही है, वो चरित्र भी अगर बोलेंगे तो उसमें रोचकता आ जाती है। ये ऐसी जीवंत विधा है जिसका साहित्य में विकल्प नहीं है, इसका साहित्य में विकल्प नहीं है। इसमें हृदय परिवर्तन का सामर्थ्य होता है। छोटी सी लघु कथा पढ़कर हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें हृदय परिवर्तन का सामर्थ्य होता है। इसमें वास्तविकता और सहजता होने से ये खोखले आदर्श नहीं स्थापित करती। पाठक इनमें कभी स्वयं को तो कभी अपने निकटस्थ को पाता है, कभी अपने स्वयं को और कभी अपने निकटस्थ को पाता है। पर ये संस्मरण नहीं होने चाहिए। संस्मरण में आपका अंत उसके साथ चलता है कि आपने क्या कर रहे हैं या किसके साथ है, ये आपने अंत को खुला छोड़ देना है। पाठक इनमें स्वयं को तो कभी अपने निकटस्थ को पाता है। ये किसी भी रूप में सक्रियता बढ़ाती है, चेतना को जागृत करती है। ये चेतना को जागृत करती है जो वो लघु कथाएं होती हैं। तो ये जो लघु कथाएं होती हैं इस तरह की, आप इस संग्रह को पढ़ेंगे तो इसमें आपको इसी तरह की लघु कथाएं मिलेंगी। जो ये विचारोत्तेजक संग्रह है, ये संग्रह समाज की छोटी बड़ी सच्चाइयों को बड़े कैनवास में उतारने में सक्षम है। इसमें 101 लघु कथाएं हैं जो समय समय पर इसमें उतरी हैं। जो पाठक कम शब्दों में गहन भाव और संदेश वाली रचनाएं पढ़ना पसंद करते हैं
उनके लिए ये पठनीय है। वैधानिक अनुभव और बदलते समाज की तस्वीर है ये संग्रह रॉन्ग नंबर। ये संग्रह रॉन्ग नंबर और लघु कथा का मतलब है कि छोटी से छोटी लघु कथा भी हो। एक मेरी लघु कथा सिर्फ 38 शब्दों की है, देखिएगा आप, सुनिएगा, छोटी सी। दशहरी आम। फ्रिज की फल की टोकरी के कोने में एक दशहरी आम सबकी नजर से ओझल पड़ा था, अकेला। उसे हाथ में उठाते जैसे दादी का झुर्रीदार चेहरा। वह भी हम सबकी नजर से दूर अकेली ओल्ड एज होम में है, ओल्ड एज होम में। सो ये है एक लघु कथा जिसने अगर आपके अंदर कोई रस उत्पन्न किया है तो आपको समझ आ गई है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सो इस तरह मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने मुझे सुना और मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नमस्कार। और यहाँ पर जो विचारों का संगम हो रहा है, उस संगम में, त्रिवेणी में आप सबका अच्छे से स्नान हो जाए तो समझिए आज का आयोजन तो भव्य आयोजन है ही, तो सफल रहा, बहुत बहुत सफल रहा। इसकी सफलता हेतु मैं बहुत बहुत कामनाएं करती हूँ। और ये जहाँ जो समीक्षा हो रही है ये बहुत गहन प्रक्रिया है, ये छोटी प्रक्रिया नहीं है। और मीन केतन जी को बधाई देती हूँ कि उनकी पुस्तकों का यहाँ पर लोकार्पण हुआ। धन्यवाद।